सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑल बेसिक वाली कैश फ्लो की वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कराए थे। इस वीडियो के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने ऑल बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ऑल बेसिक वाली वीडियो देख के इस वाले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस वीडियो के अंदर आपकी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन 3, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हमको यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है। अदर इनकम के सामने 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है हमें यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में जाना है। नोट्स टू अकाउंट का मतलब क्या होता है? ये जो 1 है यहाँ पर लिखा हुआ है नोट 1, किसका? अदर इनकम का। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी और इनकम टैक्स रिफंड, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसके बाद टोटल रेवेन्यू आ गया, फिर यहाँ पर एक्सपेंसेस आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। एक्सपेंसेस में हमें 2 चीज़ें दी गई है, एक तो ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 क्या है और 3 क्या है। तो नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 में जाएंगे। नोट नंबर 2 क्या है? डेप्रिसिएशन एंड अमorटाइजेशन एक्सपेंसेस, यहाँ डेप्रिसिएशन और गुडविल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नोट 3 अदर एक्सपेंसेस, यहाँ क्या है? रेंट और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेस आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, रेंट पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये क्या है? मेरी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कैसे इनसे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें किसका बताना है? केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,000 रुपये। जितना भी हमारा प्रॉफिट आया है वो लिखते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वैसे हम क्या लिखते थे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं कुछ, तो हम उसे लिखेंगे ही नहीं। कितना है? 12,000 रुपीज़। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीज़ों को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 8,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेस। क्या है मेरे पास? 8,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेस। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस का हम क्या करते हैं? अकाउंट बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेस हमें यहाँ पर भी दिया गया है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस का हाथ के हाथ अकाउंट भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये आया, फिर ये आया, फिर यहाँ मैंने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्सेस अकाउंट। यहाँ क्या है मेरे पास? बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेस का मेरे पास अमाउंट क्या है? 10,000 ओपनिंग बैलेंस है, 13,000 क्लोजिंग बैलेंस है। तो 10,000 मैंने यहाँ पर लिखा ओपनिंग बैलेंस, 13,000 मैंने यहाँ पर लिखा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर P&L के अंदर कितना दिया गया है? 8,000। 8,000 मुझे कहाँ दिया गया है? P&L के अंदर। तो P&L के अंदर मैं क्या लिखता हूँ? बाय P&L के अकाउंट के अंदर 8,000 मेरे को दिया गया है। यहाँ पर टोटल मेरा कितना हो गया? 18,000। और इधर की साइड कौन सी फिगर बच गई? 5,000 की। 5,000 मेरा क्या है? 5,000 टू कैश या बैंक, यानी कि इतना पैसा मैंने दिया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इन फिगर्स का हम क्या करते हैं। जो मैंने ऑल बेसिक वाली वीडियो उसमें सब कुछ समझाया हुआ है आपको। तो आप मेरे को बताओ कि इस 8,000 का हम क्या करते हैं? 8,000 हम ऑपरेटिंग में जाकर प्लस कर देते हैं, और 5,000 क्या करते हैं? ऑपरेटिंग में से हम माइनस कर देते हैं। जो ऑपरेटिंग में प्लस कहाँ पे करेंगे? हम ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे सबसे ऊपर, एड टैक्सेस। आपको अगर ऐसा लग रहा हो ना कि यार ये क्या हो गया अचानक से, मेरे तो कुछ समझ नहीं आया, तो आपको क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि आपने ऑल बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी होगी। उसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। जब आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम टैक्स ऐड कर देते हैं। कितना? 8,000 रुपये। ठीक है, और ये वाला टैक्स हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, लेकिन सबसे नीचे वाले, यानी कि यहां पर माइनस कर देंगे टैक्सेस 5,000 रुपये।
तो ये वाला टैक्स हम कहाँ से माइनस करते हैं, नीचे वाले टैक्स में माइनस करते हैं, और जो हम ऐड करते हैं वो ऊपर वाले टैक्स में ऐड करते हैं। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट कुछ हमको दिखता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, अदर एक्सपेंसेस नंबर 3। अब अदर एक्सपेंसेस का कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, क्या दिया हुआ है इन्होंने। अदर एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले हमें रेंट दिया हुआ है। अब रेंट क्या है, कैश एक्सपेंसेस है, तो कैश एक्सपेंसेस का तो हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे 10,000 रुपये का। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इक्विपमेंट क्या होती है आपकी, इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी एसेट होती है। तो ये किसका है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन ये ऑपरेटिंग में क्या कर रहा है, इसको हटाओ। तो इसका मतलब एक्सपेंसेस में से हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हमेशा माइनस करते हैं, लेकिन माइनस का उल्टा हमें करना हो, इसको हटाना हो, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। अभी आपको पता चला होगा कि वो जो हम उसमें पढ़ते थे, बेसिक वाली वीडियो में पढ़ते थे, क्या चीज़ कैसे करनी है, वो चीज़ अब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। कितना है, 3,000 रुपये लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद आप डेप्रीशिएशन में चले जाओ। डेप्रीशिएशन में नंबर 2 दिया हुआ है, 7,000 का। नंबर 2 देखो, डेप्रीशिएशन और अमर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रीशिएशन क्या है आपका, नॉन कैश एक्सपेंसेस। गुडविल भी क्या है आपका, नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को कैश फ्लो के अंदर लिखते हैं, नॉन कैश तो हम लिखेंगे ही नहीं कैश फ्लो के अंदर, और नहीं लिखेंगे तो हम इन्हें क्या करेंगे, हटाएंगे। हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने एक्सपेंसेस को माइनस किया हुआ है तो हटाने के लिए हम उल्टा करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसको भी प्लस कर देते हैं, क्या कर देंगे, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हैं, डेप्रीशिएशन, अमर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अमर्टाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये भी डेप्रीशिएशन की तरह होते हैं, जो कि हम गुडविल को हटाते हैं अपनी बुक में से। तो 5,000 और 2,000, तो 5,000 और 2,000 यहाँ पर लिख देंगे। और ये कौन सा था आपका, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, एक एक करके हम सारी चीज़ें सोल्व करते जा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, क्या ये कैश एक्सपेंसेस है, हाँ, तो इसको तो हम हटाएंगे नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या ये कैश एक्सपेंसेस है, हाँ, तो इसको भी हम नहीं हटाएंगे। अब हमारे एक्सपेंसेस सारे हो गए, हम टोटल रेवेन्यू पे पहुँच गए 65,000। हमारे पास अदर इनकम्स कुछ है, अदर इनकम्स पे एक नंबर हमको दिया हुआ है। एक नंबर पे क्या क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्या दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी क्या है आप मेरे को बता दो, इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये यहाँ का पार्ट नहीं है, ये किसका है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में क्या कर रहा है, तो इसको हटाओ। अब इसको हटाएंगे कैसे, अब देखो ये किसका पार्ट है, अदर इनकम का पार्ट है। अदर इनकम में हम क्या कर रहे थे, अदर इनकम में हमने ऐड किया हुआ है, अदर इनकम को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसे हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां लिख दो नॉन, या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या है, मशीनरी। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है आपका, कितना था, 3,000 था क्या, 2,000। ओके, इसके अलावा नोट 1 में मुझे एक और चीज़ दी गई है, क्या, इनकम टैक्स रिफंड। अब मुझे फटाफट बता दो, इनकम टैक्स रिफंड हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिफंड हम यहाँ से माइनस करते हैं। हमने ऑल बेसिक वीडियो में इसका जब फॉर्मेट पढ़ा था तो हमको पता था इनकम टैक्स रिफंड हम माइनस करते हैं, कितना है, 3,000 रुपये। और क्या करते हैं, लास्ट में जाके यही इनकम टैक्स रिफंड हम ऐड कर देते हैं, इनकम टैक्स रिफंड। अब जिसको भी ये चीज़ समझ नहीं आई ना, उसको क्या है, वो बेसिक वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बिना बेसिक के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो जाएंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 3,000 रुपये हमने वापस से ऐड कर दिए। ऊपर क्या करते हैं हम, ऊपर माइनस कर देते हैं, और नीचे क्या कर देते हैं हम, नीचे वही पैसा हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं, और हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये सारा हमारे पास हो गया।
फिर हमने ये करंट अदर इनकम हो गई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमें कुछ नहीं करना होता। तो लगभग मेरे जितने भी आइटम्स थे वो सारे आइटम्स यहाँ पर हो गए। अब आप देखोगे मैं क्या करता जा रहा था, टिक लगाता जा रहा था। जैसे मेरा ये हो गया तो मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। अब मुझे पता चल गया अच्छा मैंने सारे आइटम्स का क्या ले लिया, सारे से सारे आइटम्स का वो ले लिया। अब मेरे पास ये बचा रेंट पेबल। अब मेरे को फटाफट बता दो रेंट पेबल क्या होता है। रेंट पेबल क्या होता है, यानी कि हमें रेंट भरना है अभी, यानी कि ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। अब ये क्या हुआ, 2000 था, 2000 से 2500 हो गया, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई यानी कि हमारे पास पैसा आया। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई यानी कि हमारे पास पैसा आया। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई यानी कि रेंट पेबल कितना, 500, कितना, 500, या फिर एक साथ लिख देंगे, पहले ही लिख लेते हैं छोटा सा, 500। ठीक है, और करते हैं। ट्रेड पेबल क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल क्या हुई है हमारी, ट्रेड पेबल हमारा इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है यानी कि हमारे पास पैसा आया होगा, तो इसे भी कर देंगे ऐड ट्रेड पेबल। कितना, 4000 शायद आया है, फिर से देख लो, 4000 इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर 4000 हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल क्या है हमारी, करंट एसिड। करंट एसिड भी हमारी इंक्रीज हुई है यानी कि हमारे पास से पैसा गया होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना, 6000। तो ट्रेड रिसीवेबल को हम माइनस करेंगे, कितना, 6000। ठीक है, इसके बाद लास्ट में बचा इन्वेंट्री। 25,000 से 22,000 हो गई, यानी कि एसेट कम हो गई, यानी कि हमने इन्वेंट्री को सेल कर दिया। सेल कर दिया तो हमारे पास पैसा आ गया। पैसा आ गया तो प्लस हम कर देंगे इन्वेंट्री। कितना, कितना इन्वेंट्री हुई है, 3000 हुई है ना, देख लेता हूँ मैं एक बार। 25 से 22 हो गई, हाँ बिल्कुल 3000 हुई है। तो ये क्या हो गया हमारा, इन्वेंट्री को हमने ऐड कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल को हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे बहुत खिंचपिच हो गई, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। एग्ज़ाम के अंदर आप पहले से ही थोड़ा खुला खुला लिखना, जिससे कि आपको ना बाद में ये चीज़ ना हो। ये तो मैंने कर लिया, आप तो नहीं कर पाओगे ना ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मैं टोटल करके बाहर लिख देता हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन में से सारी की सारी जितनी भी चीज़ें थी वो उठा ली, अब मुझे इनका टोटल करना है सिर्फ। अब मैं इसका टोटल करता हूँ। सबसे पहले 500 प्लस 4000 माइनस 6000 प्लस 3000, तो यहाँ आ गया 1500 आपका। ठीक है, अब फटाफट मैं इनका क्या कर देता हूँ, इनकी हेडिंग लिख देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर हेडिंग लिखनी है तो मैं क्या लिखूँगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बिल्कुल फॉर्मेट में जो हमने सीखा था वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ये था माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, 12000 प्लस 8000 माइनस 3000, तो यहाँ आ जाएगा 17000। ठीक है, ये सब थे ऐड के, ये था माइनस का, ये सब थे ऐड के। ओके, तो अब मैं इनको टोटल करूँगा, फिर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर ये कौन सा है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हेडिंग मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, जो हमने फॉर्मेट में सीखी थी वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 17000 प्लस 3000 प्लस 5000 प्लस 2000 माइनस 2000, तो ये क्या आ गया, 25,000। अब 25,000 में से मैं क्या कर दूँगा इसे, अब मेरे पास यहाँ आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट बिफोर कौन सा, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं कुछ लिखूँगा ही नहीं। तो यहाँ क्या आ गया, 25,000, और यहाँ पर मैं लास्ट में लिख दूँगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना आ गया, 25,000 माइनस 5000 प्लस 3000, तो 23,000 यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। टोटल कैश फ्लो कितना हुआ है मेरा, 23,000 हुआ है, किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, पहला क्वेश्चन था आपका, इसीलिए एक बार खुद से करके ज़रूर देखना, तभी ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इससे हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये आपने कर लिया तो सारा हो गया। पहले
अगर आपने ओल्ड बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी ना तो नहीं होने वाला ये क्वेश्चन, कुछ भी कर लेना नहीं होने वाला। इसीलिए बेसिक वाली वीडियो देखो, आपको बेसिक आते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं आते तो वो वीडियो देखो, उसके बाद इसको करना, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मूव ऑन होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इलस्ट्रेशन 5 हमारे पास आता है। ठीक है, एक कंपनी है, हैज़ गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। मशीनरी हमसे बोला गया है 1 अप्रैल को इतनी थी, मशीनरी हमसे बोला गया है 31 मार्च को इतनी थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन हमसे बोला गया है 1 अप्रैल को इतना था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन हमसे बोला गया है कि 31 मार्च को इतना था। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 की मशीनरी विद एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 15,000, जिसके ऊपर 15,000 हमने डेप्रीशिएशन लगा दिया था, 13,000 में हमने क्या कर दी, सोल्ड कर दी। तो हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर निकाल के बतानी है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर निकाल के बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जैसा कि ओल्ड बेसिक वाली वीडियो में सीखा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन और मशीनरी अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। कौन सा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन और मशीनरी अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डालते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट डालते हैं। मुझे कैसे पता चला ये 2 अकाउंट मुझे बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना, मशीनरी की वैल्यू दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, तो मुझे पता चल गया यहाँ पर मुझे ये 2 अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। टू बैलेंस BD कितना दिया हुआ है, 50,000। बाय बैलेंस CD कितना दिया हुआ है, 60,000 नहीं दिया हुआ है ना, यस। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना, 25,000, और क्लोजिंग दिया हुआ है 15,000। तो 25,000 दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है 15,000। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस BD बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। ठीक है, इतना हमारे समझ में आ गया। अब देखो, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी थी 25,000 की, यहाँ पर देखो एक मशीनरी थी 25,000 की। ठीक है, इस मशीनरी पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन हमने लगाया हुआ था 15,000 का, यानी कि 15,000 का, यही समझाऊँ, चलो भी नहीं बची, यहाँ समझाता हूँ। एक मशीनरी थी 25,000 की, जिस पे मैंने आपसे बोला कि हमने ना डेप्रीशिएशन लगाया हुआ था 15,000 का, डेप्रीशिएशन लगाया हुआ था 15,000 का, और 13,000 में हमने उसको सोल्ड कर दिया, 13,000 में सोल्ड कर दिया। अगर मैं देखूँ तो 25,000 की मशीनरी थी, 15,000 डेप्रीशिएशन लगाया था, यानी कि 25,000 में से मैं 15,000 तो डेप्रीशिएशन का माइनस कर दूंगा, तो 10,000 की मशीनरी बची थी। हमने सेल कितने में की है, 13,000 में की है। तो हमारे पास 3,000 का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। 3,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। तो 3,000 का प्रॉफिट मैं कैसे निकाला, यहाँ पे 3,000 रुपये का प्रॉफिट मैंने इस तरीके से यहाँ पर निकाला। ये 3,000 का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो अब हम इनकी एंट्री करते हैं। ये किसका है, ये तो है आपके डेप्रीशिएशन, ये है आपका कैश या बैंक में आपके पैसे आ गए होंगे, और ये क्या है आपका प्रॉफिट। ठीक है, देखते हैं। तो जो आपका डेप्रीशिएशन, कैश, बैंक और प्रॉफिट है, तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन की एंट्री करते हैं। डेप्रीशिएशन की एंट्री हम क्या करते हैं, बाय डेप्रीशिएशन की जगह क्या लिखते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन हम लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 15,000 हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन यहाँ पर लगाया हुआ था, कितना, 15,000। ठीक है, अब 13,000 लिखते हैं। कैश और बैंक में आया होगा तो क्या लिखेंगे, बाय कैश या बैंक 13,000। हमने ये सारी चीज़ें बेसिक वाली वीडियोस में पढ़ी है। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, तो प्रॉफिट ऑन सेल, कितना, 3,000। ओके, इसके बाद ठीक है, अब ये वाला जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 15,000, हम क्या करेंगे, यहाँ पर भेज देंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 15,000। अब हम इसका टोटल करते हैं, टोटल करके हमें यहाँ पर मिला 30,000, और यहाँ पर मिला 30,000, और यहाँ पर कुछ बैलेंसिंग फिगर हमें मिली 5,000। देखते हैं इस बैलेंसिंग फिगर का क्या करना है, इसका भी ऊपर टोटल कर लेते हैं। 15,000 प्लस 13,000 प्लस 60,000, तो 88,000 यहाँ पर हो गया, 88,000 यहाँ पर हो गया। इस तरह हमें 50 और 3,000, यहाँ पर हमें बैलेंसिंग फिगर मिली 35,000 की। कितने की, 35,000 की बैलेंसिंग फिगर मिली टू
सॉरी, यहाँ पर हमें बैलेंसिंग फिगर मिली 35,000 की, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर मिली उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे कि हम कैश और बैंक में हमारे पास पैसे आए होंगे, सॉरी हमने पैसे दिए होंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको मान लेते हैं कि ये जो बैलेंसिंग फिगर बची ना, इतने पैसों का हमने मशीनरी को परचेज किया होगा। और इधर क्या मान लेते हैं कि ये पैसा हमने बाय P&L अकाउंट यानी कि P&L अकाउंट में भेज दिया होगा। अब देखते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के सारे ये वाले जो हमारे नंबर्स आए हैं वो हम कहाँ कहाँ भेजते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा आया है? सबसे पहले मेरे पास आता है ये वाला प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल को हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग में से माइनस, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आया है ये जो मैंने परचेज़ किया है। अब मैंने परचेज़ किया है, इसका मतलब मेरी इन्वेस्टिंग में से मैं क्या करूँगा? माइनस, क्योंकि मेरे पास से पैसा गया है और परचेज़ किया है तो इन्वेस्टिंग का ये मेरा पार्ट है। हमने बेसिक वाली वीडियो में सब देखा था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन कैश और बैंक यानी कि हमारे पास पैसा आया है तो इन्वेस्टिंग में मैं ऐड कर दूंगा। और लास्ट में ये जो हमारे पास एक नया नंबर आया था, इसको मैं क्या करता हूँ? ऑपरेटिंग में ऐड कर देता हूँ। अब मेरे को बताओ हमें कौन सी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है? इन्हें केवल और केवल इन्वेस्टिंग के बारे में बताना है। तो इन्वेस्टिंग में हमें ये ऐड करना है और ये लेस करना है। तो लिख देते हैं इन्वेस्टिंग का कैसे करेंगे हम। इन्वेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या क्या इसके अंदर आया है? सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग में हमें ये प्लस करना है, क्या? सेल ऑफ मशीनरी। इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितने की हुई है? 13,000 की। हमने परचेज भी करी है, हाँ मशीनरी परचेज भी की है, क्या? 35,000 की। तो माइनस परचेज ऑफ मशीनरी कितने की? 35,000 की। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो मेरा आंसर कितना आया? 35,000 माइनस 15,000, 20,000 मेरे पास आंसर आया। क्या? माइनस का आंसर आया। माइनस का आंसर आया यानी कि मैंने पैसे दिए ज़्यादा हैं, लिए कम है। आप देखो ना, मेरे पास 13,000 आए हैं, दिए मैंने 35,000 है, तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस में तो आंसर आएगा। और फिर नीचे भी मैं क्या लिख दूंगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। ये जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम के अंदर आने के। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। ये वाले जो मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन एक बार करके देख लेना, आपके अपने आप से सॉल्यूशन निकल जाएगा। हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन 6। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें बनाकर दिखानी है। आप क्वेश्चन देखो, मैंने ऐसे सेलेक्ट किया है, पहले ऑपरेटिंग बनानी थी, फिर इन्वेस्टिंग, अब फाइनेंसिंग बनानी है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें सारी एक्टिविटीज़ एक साथ बनानी पड़ेगी, तो वो वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। फिलहाल हमें फाइनेंसिंग इनको बनाकर दिखानी है। इन्होंने दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स हमको। लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास था 2.5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड, कंपनी ने क्या किया है? रीपे किया है एक लोन 1 लाख रुपए का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग लोन का अमाउंट कितना था। ओपनिंग लोन हमारे पास था, ओपनिंग अगर मैं यहां से लूँ तो कितना था? 2 लाख। ये क्या था? मेरा ओपनिंग लोन, ठीक है। इसके बाद मैंने रीपेड कितना किया है? अगर मैं यहां पर देखूं तो 1 लाख मैंने रीपेड किया है। तो ओपनिंग में से मैंने 1 लाख रीपेड किया है, यानी कि मेरा 1 लाख क्या हो गया होगा? कम। तो मैं इसे क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, ठीक है। और मेरे पास क्लोजिंग लोन कितना बचा? क्लोजिंग लोन इन्होंने दिया हुआ है ना यहाँ पे 2.5 लाख आपके पास लोन अभी भी था साल के एंड में। अब आप देखो कि कंफ्यूज होने वाली बात तो यहाँ पर है। क्या बात है कि आपके पास स्टार्टिंग में कितना लोन था? 2 लाख रुपए का लोन था, उसमें से 1 लाख रुपए आपने दे दिए, अभी भी आपके पास 2.5 लाख का लोन बचा। मतलब पहले 2 लाख रुपए आपने लोन के लिए हुए थे, ठीक है, उसमें से 1 लाख रुपए आपने रिटर्न दे दिए, तो 1 लाख का बचना चाहिए ना रिमेनिंग लोन। 2.5 लाख का कैसे बचा? इसका मतलब आपने और एक्सेस लोन लिया था। इसका मतलब हमारे यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, और उस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि हमने इतना लोन और लिया है, यानी कि लोन
टेकन, और ये क्या हो जाएगा हमारा ऐड। तो लोन टेकन में हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2,50,000 में लेता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, माइनस कर 2,50,000 में से माइनस करता हूँ 2 लाख, ऐड करता हूँ 1 लाख, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1,50,000। यार ये तो निकालनी आती है ना, आप देखो 2 लाख, सबसे पहले मैंने कैसे बताऊँ आपको, देखो यहाँ पे लिखा मैंने 2 लाख, उसमें से माइनस करके दिखाया 1 लाख, और इसको मैंने मान लिया x प्लस एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया क्लोजिंग, यानी कि 2,50,000। तो इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, उसी तरीके से मैंने वो निकाला, बिल्कुल सिंपल। इस वाली जो हमने ये बनी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ पर आएगा 1,50,000 रुपये, और यही 1,50,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हमें क्या बनाना था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी थी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं इस वर्किंग नोट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 था ये हमारा, हम यहाँ पे बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बोला, ओपनिंग लोन और क्लोजिंग लोन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने रीपेड किया है 1 लाख का लोन, यानी कि मैंने क्या किया है, रीपेड किया है। अब रीपेड किया है तो मेरे पास से पैसा गया होगा, तो मैंने 1 लाख का लोन रीपेड किया है, यानी कि माइनस में किया है। अब उसके बाद लोन टेकन, यानी कि मैंने 1,50,000 का लोन नया लिया है, नया लिया है तो मेरे पास पैसा आया होगा, तो लोन टेकन कितना, 1,50,000। ये किस में आएगा, ऐड में आएगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आया है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, 50,000 रुपये की फिगर बची, और ये 50,000 रुपये क्या हो गए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर भी हमारा आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कभी कभी वो ओपनिंग बैलेंस दे देगा, क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, जितना हमने रीपेड किया है वो निकालेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर हमारी बच जाएगी, इसका मतलब उतना पैसा हमने लिया है। तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब हमने क्या देखा, सबसे पहला क्वेश्चन देखा जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी थी, दूसरा देखा जिसमें इन्वेस्टिंग निकालनी थी, तीसरा फाइनेंसिंग निकालनी थी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज हमें निकालनी होगी, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी। क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, मजा आ जाएगा आपको। तो हमारे पास आती है इलस्ट्रेशन 7। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीनों एक्टिविटी आती है, तो तीनों एक्टिविटी हमें बना के दिखानी है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट, ओके। इसके अंदर यहाँ दी हुई है लाइबिलिटी साइड, और इधर की साइड दी हुई है एसेट साइड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल हमारे पास आती है 7 लाख और 5 लाख। यहाँ पर नोट नंबर 1 दिया हुआ है, तो नोट पे चलते हैं 1। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख और 5 लाख यहाँ पर भी दी हुई है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 2 नंबर, 4,20,000 और 2.5 लाख। यहाँ पर नोट 2 दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर P&L दिया हुआ है, ठीक है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन। हमारे पास एक बैंक LOAD नहीं है, LOAN होना चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या है, बैंक लोन 50,000 और 1 लाख का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिख के नहीं दिया, मैं आपको लिख देता हूँ। ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर, यानी कि ये पिछला साल है और ये करंट ईयर है जिस साल में हम बना रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर, ठीक है। ओके, इसके बाद ट्रेड पेबल अदर ये कुछ हमको दी हुई है, एसेट साइड हमको कुछ दी हुई है, और नोट्स अकाउंट में हमको कुछ दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमको कुछ दी गई है। क्या क्या दिया हुआ है, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 का इक्विपमेंट था जो कि हमने परचेज किया, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसका मतलब हमने एक इक्विपमेंट सेल किया है जिसके ऊपर हमें लॉस हुआ है 5,000 रुपये, ठीक है। डेप्रीशिएशन हमने 15,000 और 30,000 लगाया है, किसके ऊपर, इक्विपमेंट और फर्नीचर के ऊपर, यानी कि इक्विपमेंट के ऊपर 15,000, फर्नीचर के ऊपर 30,000, ठीक है। इसके बाद लोन हमने दिया है 50,000 रुपये रीपेड, यानी कि जो हमने लोन लिया हुआ था वो 50,000 रुपये हमने रीपेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड हमने दिया था 50,000 रुपये। डिविडेंड कितना दिया था हमने, 50,000 रुपये दिया था। तो सबसे पहले तो हमारे पास इक्विपमेंट की है, तो इक्विपमेंट के आगे मैं स्टार लगा लेता हूँ क्योंकि इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट है। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या दिया है, डेप्रीशिएशन, तो इन दोनों के आगे लगा लेता हूँ क्योंकि इक्विपमेंट और फर्नीचर के ऊपर मैंने डेप्रीशिएशन भी दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने लोन रीपेड किया है 50,000 रुपये का, तो लोन के आगे भी मैं स्टार लगा लेता हूँ। लोन ये वाला है, इसको मैंने क्या किया है, रीपेड किया है, ठीक है।
और इसके बाद मैंने डिविडेंड दिया है 50,000 रुपये का। डिविडेंड किस में से दिया होगा? प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट के ऊपर भी मैं एक स्टार लगा लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने चलते हैं। आप देखना किस तरीके से मैं इतने हार्ड क्वेश्चन को एक एक पॉइंट पकड़ के सोल्व करूँगा और आपको लगेगा कि इतनी आसानी से भी ये सोल्व हो सकता था। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ये आ गया मेरे पास फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन चली है। यहाँ मैं लिखता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ मैं लिखता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये तीनों मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इनकी एक एक की हम एडजस्टमेंट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हमें यहाँ पे कहीं प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर प्रीवियस ईयर में हमारा प्रॉफिट इतना था और अब हमारे पास प्रॉफिट इतना हो गया। ये इन्होंने बोला क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वर्किंग नोट 1 में इन्होंने बोला कि लास्ट ईयर हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 2.5 लाख। और इस साल हमारे पास प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का ये खेल है। टोटल प्रॉफिट हमारे पास करंट ईयर में कितना है? करंट ईयर में है 4,20,000 रुपये। और प्रीवियस ईयर में कितना था? 2,50,000 रुपये। कितना था? 2,50,000 रुपये। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा है? अभी हमारे पास 4,20,000 माइनस 1,70,000 रुपये। अभी देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास पिछले साल प्रॉफिट, इस साल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट, हम टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। इस साल टोटल प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 रुपये। यानी कि हमने आज तक जितना भी प्रॉफिट कमाया है इस साल तक, कितना है वो? 4,20,000 रुपये। और यही प्रॉफिट पिछले साल तक कितना था? 2,50,000 रुपये। इसका मतलब अगर हमारे पास अब तक, आप देखो इसे टाइमलाइन से समझ सकते हो। सपोज ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये है आपका करंट ईयर, ये है आपका प्रीवियस ईयर। मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है? जितना पूरी जिंदगी में कमाया है इतना। और हमने प्रीवियस ईयर तक कितना कमाया था, यानी कि इतने यहाँ तक कितना कमाया था? 2.5 लाख। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना कमाया है। और हमें वही तो निकालना है, हमें करंट ईयर का प्रॉफिट ही तो निकालना है। तो ये मेरे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। तो मेरे पास कितना आ गया? 1,70,000 रुपीज़ करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। अब मेरे को यहाँ पर एक एडजस्टमेंट याद आती है कि इसमें से हमने डिविडेंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है 50,000 रुपये। अब डिविडेंड का मतलब क्या है? जो हमने प्रॉफिट कमाया था 50,000 रुपये हमने शेयर होल्डर को दे दिया। जो हमने प्रॉफिट कमाया था 50,000 रुपये हमने शेयर होल्डर को दे दिया। हमने प्रॉफिट कितना कमाया है अभी? 1,70,000 रुपये। हमने 50,000 किसको दे दिया? शेयर होल्डर को दे दिया। इसका मतलब अगर मैं 50,000 वो ऐड कर देता हूं तो मुझे पता चलेगा एक्चुअल में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया था। देखो एक्चुअल में मैंने जितना प्रॉफिट कमाया था वो था मेरा 2,20,000 रुपये। कितना था? 2,20,000 रुपये। अब ये जो 2,20,000 थे ना, इसमें से मैंने 50,000 रुपये तो मैंने किसे दे दिए थे? शेयर होल्डर को, डिविडेंड की फॉर्म में। और बाकी का 1,70,000 रुपये अभी भी मेरे पास था। कितना था? 1,70,000 रुपये। तो इसीलिए मैंने 1,70,000 को और 50,000 को जोड़ दिया, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरा इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये क्या है? मेरा डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड को मैंने क्या किया है? ऐड किया है। तो 1,70,000 में 50,000 में ऐड कर दूंगा तो 2,20,000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे। तो मेरे पास ये क्या आया? 2,20,000
20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आ गया। वर्किंग नोट 1 से मैंने इसको उठाया, वर्किंग नोट 1 से मैंने इसको उठाया, ठीक है। अब एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं और उन्हें देखते हुए चलते हैं कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या मिला हुआ है। अभी तक हमने किस किस चीज़ की एडजस्टमेंट कर दी, मैं वो कर देता हूँ, इन पे मार्क लगा देता हूँ। तो ये वाली एडजस्टमेंट हमने कर दी और ये वाली फिगर्स हमने ले ली। अब मैं देखता हूँ शेयर होल्डर फंड कितना है। प्रीवियस ईयर में 5 लाख था और 7 है। सबसे पहले मैं इस नोट नंबर 1 पे चलता हूँ। नोट नंबर 1 और 2 हमारा हो गया, तो 1 पे मैं चलता हूँ, 2 तो हमारा हो गया, 1 पे मैं चलता हूँ। कितनी है? 5 लाख और 7 लाख। पहले मेरे पास 5 लाख के शेयर इशू थे, इस बार मेरे पास 7 लाख के इशू है, यानी कि 2 लाख के मैंने और इशू कर दिए। और शेयर कैपिटल जब मैं इशू करता हूं वो किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग का। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे शेयर इशू। क्या करेंगे? शेयर इशू। पहले मेरे पास कितने इशू थे? पहले मेरे पास 5 लाख इशू थे। अब मेरे पास कितने इशू है? 7 लाख इशू है। यानी कि मैंने इस साल कितने इशू किए हैं? 2 लाख मैंने इस साल इशू किए हैं, करंट ईयर में इशू किए हैं। इस तरीके से हम इनका चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। अब मैं हमारे पास ये हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी। हम बैंक लोन पे आते हैं। बैंक लोन मेरे पास कितना था? 1 लाख का था। अब कितना बचा? 50,000 का। आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास 1 लाख का बैंक लोन था, आपको 1 लाख का बैंक लोन देना था, आपके पास अब 50,000 का देना है। इसका मतलब 50,000 का आप दे चुके हो। और यहां पर मैंने स्टार लगाया हुआ है। अगर हम एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं तो यहां पर भी हमें पता चलेगा लोन ऑफ 50,000 वॉज रीपेड ऑन 31/3/2017। 31/3/2017 को हमने 50,000 का लोन की क्या कर दी? पेमेंट कर दी। तो यहां पर भी हमें पता चल रहा है पहले 1 लाख हमें देने थे, अब 50,000 देने हैं। इसका मतलब 50,000 की हमने पेमेंट कर दी। तो 50,000 की अगर हम पेमेंट करेंगे तो वो किसका पार्ट हो जाएगा? फाइनेंसिंग का। तो यहां से कर देंगे लोन पेड। क्या कर देंगे? लोन पेड। कितना? 50,000, ठीक है। अब मेरे को एक बात और बताओ, ये जो लोन है इस पे लिखा हुआ है 10%। इस 10% का मतलब क्या है? हमें 10% इंटरेस्ट देना है। क्या है इसका मतलब? हमें 10% इंटरेस्ट देना है। अब एक बात बताओ, हमारा जो ये साल है, जो ये हमारा साल है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर आपके पास आएगा अप्रैल 2017 और यहाँ पर आएगा मार्च 2018, 31 मार्च और 1 अप्रैल, ऐसे आएगा आपका साल, ठीक है। आप समझ गए। हमने कब पेमेंट की है? 31/3/2017 को। 31/3/2017 को। बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2017। ओके। जो जो हमारा साल है वो 16-17 है। कौन सा है साल? 16-17। ये 2017 दी हुई है ना, यानी कि हमारा साल कौन सा है? 16 और 17, ठीक है। तो ये क्या है? 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017, ठीक है। अब ये जो 31 मार्च 2017 को हमने क्या किया? लोन की पेमेंट की है। कब की है? लोन की पेमेंट हमने कब की है? इस वाले पार्ट में लोन की पेमेंट की है। यानी कि ये वाले पूरे पार्ट में तो लोन हमारे पास ही था, ये वाले पूरे पार्ट में तो लोन हमारे पास ही था। तो हम जो इंटरेस्ट इसके ऊपर देंगे, कौन सा इंटरेस्ट? ये जो 10% लगा हुआ है, ये 1 लाख के ऊपर देंगे, 50,000 के ऊपर देंगे। हम किस पे देंगे? पूरे 1 लाख पे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यार देखो, हमने 50,000 की पेमेंट तो कर दी, लेकिन पेमेंट कब करिए? साल के आखिरी दिन करिए। यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट तो हमें देना ही होगा ना उन 50,000 पे भी जो हमने पेमेंट कर दी, और जो हमारे पास है उस पर तो हम देंगे। तो जो 50,000 की हमने पेमेंट कर दी उस पर भी देना होगा, और जो 50,000 हमारे पास है उस पर भी देना होगा। यानी कि पूरा 1 लाख पे हमें ये पैसा देना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम, अरे यार, हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं? 1 लाख पे लोन की पेमेंट कर देते हैं 10%। तो लोन की पेमेंट क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेड। कितना? 1 लाख पे मल्टीप्लाई 10%, 10,000। ये भी क्या था? 50,000 था। लोन पेड क्या था? अब एक बार बताओ, ये जो 10,000 है ये एक्सपेंसेस के तौर पे हमने कहाँ लिखा होगा? ऑपरेटिंग में भी लिखा होगा। तो ऑपरेटिंग में हम क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो फाइनेंसिंग में जुड़े होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि आपका इंटरेस्ट कितने का है? 10,000 का। नॉन ऑपरेटिंग जैसे कि आपका इंटरेस्ट कितने का है? 10,000 का है। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग को हम एक्चुअल में करते क्या है? ऐड करते हैं। या फिर इसका मैं बैलेंस यहाँ लिख लेता हूँ अभी के लिए, बाद में मतलब पूरा टोटल करके वहाँ लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया? 10,000 का हमने इंटरेस्ट भी पेड कर दिया। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हमने निपटा दिया। अब हम करंट लाइबिलिटी को अभी इसे होल्ड पे रख के चले जाते हैं, पेंडिंग रख के चले जाते हैं, क्योंकि इसकी बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है। अभी हम आ जाते हैं एसेट साइड। हमारे पास नॉन करंट एसेट आती है सबसे पहले फिक्स्ड यानी कि टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट पे हमें दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट हमको यहाँ पर दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट हमसे बोला गया है फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट यानी कि इक्विपमेंट। सबसे पहले मुझे इक्विपमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बोली गई है। इक्विपमेंट पे मैंने 2 स्टार लगाए हुए हैं, इसका मतलब मैंने इक्विपमेंट की यहाँ पर एडजस्टमेंट देखी थी, तभी तो मैंने 2 स्टार लगाए हैं, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट देखी थी। तो इक्विपमेंट का सबसे पहले मैं अकाउंट बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी मशीनरी का या इक्विपमेंट का सेल वगैरह हो रहा हो ना, तो आप सोचो मत, सीधा अकाउंट, सीधा अकाउंट, क्योंकि अकाउंट से हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो वर्किंग नोट 2 में हम चलते हैं और यहाँ पर एक अकाउंट बनाने की हम कोशिश करते हैं, क्या? इक्विपमेंट की। अब देखो आपके पास 2 चॉइस है, यहाँ तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला बना लो या सिंपल बना लो। यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला आपको कौन सा बनाना है, तो आप कौन सा बनाओगे? सिंपल बनाओगे। क्यों अपना दिमाग खराब करना ना। तो हम क्या कर देते हैं, इक्विपमेंट का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस BD में यहाँ पर लिखूंगा, बाय बैलेंस CD में यहाँ पर लिखूंगा। कितना कितना बैलेंस है इनका? क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो 2 लाख इसका है, 2,30,000 इसका है, 2 लाख इसका है और 2,30,000 क्लोजिंग है। ओके, एडजस्टमेंट देखते हैं कि कौन सी इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट थी। 2 स्टार थे। सबसे पहले तो 80,000 की हमने क्या की थी, परचेज की थी, तो 80,000 हम परचेज में लिख देते हैं। टू कैश या बैंक, कितना कितने हज़ार था? 80,000। ओके, 80,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कैश में। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना था? 5,000। 5,000 हमने सेल किया था, उस पर हमें लॉस हुआ था, तो लॉस कम किधर की साइड लिखते हैं? इधर की साइड लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल, कितना? 5,000 रुपये। कितना? लॉस ऑन सेल 5,000 रुपये। और भी कोई एडजस्टमेंट थी? हाँ, 2 स्टार थे ना। 15,000 की मेरे पास क्या था? डेप्रीशिएशन भी मैंने इसके ऊपर लगाया था। किसके ऊपर? इक्विपमेंट के ऊपर। तो 15,000 भी मैं इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रीशिएशन लगा देता हूँ। डेप्रीशिएशन में कहाँ लिखता हूँ? यहाँ पर बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, कितना? 15,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। इसकी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो चलो फटाफट इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2,80,000 रुपये। यहाँ लिखता हूँ 2,80,000 रुपये। 2,80,000 में से 15,000 गए, 5,000 गए, तो 30 गए। तो यहाँ पर मेरे पास 30,000 रुपये की क्या बची? बैलेंसिंग फिगर बची। 30,000 रुपये की बैलेंसिंग फिगर बची। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है 30,000 रुपये की, जो कि हम इसके आगे लिख सके ये 30,000 रुपये जिस चीज़ के होंगे? हाँ, बिल्कुल मिसिंग है। हमने क्या किया है? हमें लॉस हुआ है सेल पे, लेकिन ये तो हमें बताया ही नहीं कि कितने रुपए का सेल किया है हमने। तो हमने कितने का सेल किया होगा जो बचा हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट, कौन सा है ये? सेल का है। और ये कौन सा था? परचेज का था। तो ये कितना आ गया? 30,000 रुपये जो हमने सेल किया था। अब हम क्या करेंगे, इसकी जितनी भी हमारी ये नंबर्स आए हैं, इनको हम क्या कर देंगे, जितना भी अमाउंट आए हैं इनको हम भेज देंगे फटाफट से अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहाँ कहाँ भेजेंगे? रेड पेन से मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एक एक करके हम भेजते हैं। सबसे पहले हमने ये परचेज़ किया है। अब हमने परचेज़ किया है तो हमने पैसा दिया होगा। परचेज़ किया है यानी कि हमारी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। पैसा दिया होगा तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है? सेल किया है। सेल किया है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। सेल किया है तो पैसा आया होगा, इन्वेस्टिंग में प्लस कर देंगे। अब ये डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश को हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। ये क्या हुआ है हमारा? लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। इसको हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग में माइनस कर देते हैं। क्यों ऑपरेटिंग में माइनस कर देते हैं? क्योंकि ये क्या है हमारा नॉन कैश या फिर हमारा इन्वेस्टिंग में जाके होगा। भाई इक्विपमेंट क्या है? हमारा इक्विपमेंट है हमारी इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। और नॉन ऑपरेटिंग जो भी हमारा होता है उसे उल्टा करने के लिए हम उसको प्लस कर देते हैं, तो ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना। अब एक एक करके मैं कर देता हूँ। इन्वेस्टिंग में से माइनस करता हूँ 80,000, तो यहाँ पर कर देता हूँ इन्वेस्टिंग में से माइनस 80,000। यहाँ पर क्या लिखता हूँ? परचेज ऑफ
परचेज ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, इसके बाद ये हो गया मेरा। अब ये ऑपरेटिंग, पहले इन्वेस्टिंग फिनिश कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा, ये हो गया। तो इसमें मैंने सेल किया है तो 30,000 रुपये मेरे पास आए हैं, तो मैं 30,000 रुपये ऐड करूँगा। क्या? सेल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, अगर मैंने कुछ लेस किया है तो उसे मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ ना, कैलकुलेशन में मेरी मिस्टेक नहीं होगी कि हम तो कुछ गलती नहीं की ऐसी, नहीं। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटिंग में ऐड कर देते हैं क्या? डेप्रीशिएशन, और ऑपरेटिंग में से माइनस कर देते हैं 5,000। तो ऐड कर देते हैं, हाँ ऐड कितना करना है? डेप्रीशिएशन 15,000 और माइनस कितना करना है? 5,000। तो सबसे पहले माइनस कौन सा करेंगे हम? नॉन ऑपरेटिंग जो हमारा एक्सपेंस है, तो इसे तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसके नीचे, और इसके नीचे मैं एक नया कॉलम बना देता हूँ 15,000 के लिए, जो हम ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या है? यानी कि डेप्रीसिएशन। कितना? 15,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है सब कुछ। और ये जो 5,000 है ये किसका है? सेल या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने, ये जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने अभी तक पुट कर दी है इक्विपमेंट की। अब चलते हैं फर्नीचर के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं? फर्नीचर के ऊपर चलते हैं। फर्नीचर के ऊपर हमने क्या बोला गया है? 3 लाख का था, 2,70,000 का बचा, और यहाँ पे बोला गया है 30,000 का डेप्रीशिएशन लगाया है। 3 लाख का था, 2,70,000 का बचा, 30,000 कहाँ से ले गए? डेप्रीशिएशन लगाया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? डायरेक्टली लिख देंगे इसका डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर लिख देंगे डेप्रीशिएशन फर्नीचर का कितना? 30,000 रुपये। जो डेप्रीशिएशन हमने इसका लिखा था वही डेप्रीशिएशन हम फर्नीचर का लिखेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन लिख देंगे 30,000 रुपये। तो फर्नीचर की भी कहानी हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब हम चलते हैं इनटेंजिबल एसेट के पास, जो कि है हमारा 5वां नंबर। तो आप देख रहे हो, अगर इतने बड़े क्वेश्चन में आप बिखर जाओगे अगर एक एक सीक्वेंस में आप नहीं चलोगे तो। फटाफट हम चलते हैं। इनटेंजिबल एसेट जो हमारी पेटेंट है ये क्या है? 1,00,000 और 95,000। हमने क्या कर दिया? इसका मतलब पहले हमारे पास कितना था? 1,00,000 का था, अब कितने का बचा? 95,000, यानी कि 5,000 हमने डिमिनिश कर दिए। डिमिनिश कर दिए यानी कि ये क्या हो गया हमारा? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर हमें पता है 5,000 हम ऐड कर देंगे। नॉन कैश एक्सपेंडिचर, पेटेंट को डिमिनिश करना क्या होता है? पेटेंट को रिडीम करना क्या होता है हमारा? रिडम्पशन करना क्या होता है पेटेंट का? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर को हम ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, हमें पता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या है हमारा? पहले हमारी कुछ भी नहीं थी, अब कितनी हो गई? 1,00,000। ये तो मेरे सारे हो गए ना। पहले मेरी कुछ भी नहीं थी, यहाँ पर क्या लिखा है? ऐसे लगा हुआ है। और अब कितनी हो गई? 1,00,000। पहले मेरे पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अब 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट आ गई, यानी कि 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी होगी, और खरीदी होगी तो मैंने पैसा दिया होगा, पैसा दिया होगा तो मैंने इन्वेस्ट, हाँ 1 सेकेंड, परचेज की है मैंने ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो परचेज किया तो मेरे पास से पैसा गया होगा, कितना गया होगा? 1,00,000 गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1,00,000 में माइनस कर दूंगा। अब मेरे पास क्या बचा है? यहाँ पर कुछ खास चीज़ें नहीं बची, सिर्फ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी बचा है। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को हम यहाँ पर देखते हुए चलते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले मैं करंट एसेट के बारे में कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ। इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या है? मेरी करंट एसेट है। पहले मेरी 50,000 की थी, अब कितनी हो गई? 1,30,000 की। 80,000 बढ़ गई। अगर करंट एसेट बढ़ती है तो मैंने पैसे दिए होंगे। हाँ, यहाँ पे जगह नहीं बचती है, मैं ना थोड़ा खुला बह जाता हूँ मैं भावनाओं में। ये देखो, ये देखो, ओके। अब मेरी करंट एसेट में मुझे यहाँ पे लिखना है, करंट एसेट मेरी क्या हुई है? फिर से देखो यहाँ पर, 50,000 से 1,30,000 करंट एसेट इंक्रीज हुई है, यानी कि मैंने पैसा दिया होगा, यानी कि मैं माइनस करूँगा। तो माइनस करूँगा किसको? 80,000 को। 80,000 है किसके? इन्वेंट्री। ठीक है, 80,000 मैं क्या करूँगा यहाँ पे? माइनस, तो यहाँ पर वो कर देता हूँ। इन्वेंट्री को माइनस में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि करंट एसेट क्या हुई है मेरी? इंक्रीज हुई है। कितने से इंक्रीज हुई है? 80,000 से। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं। 80 से 1,20 यानी कि 40,000 से इंक्रीज हुए हैं, तो इसको भी मैं माइनस कर दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल इसको भी क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ठीक है,
इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे अभी एक पेंडिंग लगा लो। इसका क्या करना होता है मैं आपको बताऊंगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपको यहाँ पर 6th पॉइंट पे लिखा मिलेगा, ये वाला, इस पे भी आप पेंडिंग लगा लो। इसका क्या करना होता है मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास करंट एसेट बचा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्लोज है। तो करंट एसेट हमारे पास क्या आता है, करंट लाइबिलिटी सॉरी, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारे क्या हुए, 50,000 से 5,000 कम हो गए, यानी कि अगर करंट लाइबिलिटी कम होती है तो हमारे पास से पैसा गया होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल 5,000 रुपये। और हमारे पास एक चीज़ और आ गई, क्या, ट्रेड पेबल, यस, अदर करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया, 5,000 से 7,000 हो गया। कितना हो गया, 5,000 से 7,000 हो गया, यानी कि 2,000 बढ़ गया। अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमारे पास पैसा आता है, तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पर लिखेंगे और 2,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास एक बचा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है, 30,000 और 50,000। ये क्या है, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेस 30,000 और 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेस आते ही क्या करना है, हमें अकाउंट बना देना है, सीधा कुछ नहीं देखना, वर्किंग नोट 3 डालना है और अकाउंट बना देना है। अकाउंट बना दो, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हमने बना दिया। टू बैलेंस BD यहाँ लिख दिया, बाय बैलेंस CD यहाँ लिख दिया। जहाँ तक मुझे याद है ओपनिंग बैलेंस 30,000 था, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 था। एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ, ओपनिंग बैलेंस ये रहा 30,000 था, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 था। कर दो काम को, ओपनिंग कितना था 30,000, क्लोजिंग कितना था 50,000, ठीक है। इसके बाद जो हमने प्रोविज़न दिया है वो हमें दिया हुआ है कि हमने टैक्स कितना पेड किया है, कुछ भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा हमें कुछ नहीं दिया हुआ। देखो वैसे एग्जाम के अंदर आपको देंगे कि हमने टैक्स कितना पेड किया है, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसा है, NCERT वाले क्या फूक के क्वेश्चन बनाते हैं, मेरे समझ नहीं आता। उन्होंने नहीं दिया कि हमने टैक्स कितना दिया है, तो हम यहाँ पर एक नोट लिख देते हैं और अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट वी पेड टैक्स ऑफ ₹50,000। हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमने 50,000 रुपीज़ का टैक्स पेड किया है, जो कि हमने P&L में से डाला होगा। तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं टू P&L अकाउंट। अब देखो हमने 50,000 रुपये अज्यूम करा है, लेकिन वैसे इन्होंने भी अपनी बुक के अंदर जो NCERT के अंदर दिया हुआ है उन्होंने बोला है कि अज्यूम ही आपको करना है। तो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया 50,000 रुपये। इसका मतलब हमने बाय कैश कितना दिया है, 30,000 रुपये, क्योंकि हमारे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बची। भाई ये वाली 80,000 में से अगर मैं 50,000 घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, 30,000 रुपये बच जाएगा। तो 30,000 रुपये मेरी बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा करके ये फटाफट इसका भी कर लेते हैं, ये और ये, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ भेजूंगा, कैश को मैं ऑपरेटिंग में से माइनस कर दूंगा, और इसको मैं क्या करता हूँ ऑपरेटिंग में प्लस। ऑल बेसिक वाली वीडियो में मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, अभी हमें ये करना है। तो ऑल बेसिक वाली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको देखनी पड़ेगी। क्या कर देते हैं, टैक्स यहाँ पर माइनस कर देते हैं। कितना टैक्स माइनस करना है हमको, 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000, और यहाँ पर टैक्स हमें ऐड करना है कितना, 50,000। 50,000 30,000, ठीक है। इसके बाद और कुछ हमारे पास बचा, हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा। एक चीज़ और, जो हमने प्रपोज डिविडेंड डाला था उसको हमने एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया होगा। एक्सपेंस किसका, ये एक्सपेंस किसका है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक्सपेंस है आपके फाइनेंसिंग का, लेकिन हमने एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके क्या किया होगा, ऑपरेटिंग में डाला होगा। तो हमने क्या बोलेंगे, ये हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट किया होगा, यानी कि हम यहाँ पर डिविडेंड भी लिखेंगे कितने का, 50,000 रुपये का। क्या कर देंगे हम, इसको ऐड यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। ये लॉस ऑन सेल हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो लॉस ऑन सेल है हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑपरेटिंग में ऐड करना है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अभी मुझे क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा नहीं दिखता जो हमने छोड़ दिया हो, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। अगर आप टिक नहीं लगाओगे ना तो आप समझ लो फिर तो आपका क्वेश्चन गलत ही होना है। मैंने एक एक चीज़ पे टिक लगाया है और शायद मैंने हर चीज़ की वैल्यू यहाँ पर ले ली है। अब हम क्या करते हैं, इनको टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल कर लेता हूँ। 2,70,000 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 65,000 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। 15,000 रुपये, 30,000 रुपये, 5,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। -123 यहाँ पर आ जाएगा। और कुछ चीज़ नहीं। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ पर पुट करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या आ गया मेरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,70,000 रुपये। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ पर मैं अपना कर लेता हूँ 2,70,000 प्लस 65,000 प्लस 50,000, 385, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 3। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपना क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और नीचे भी मैं क्या लिख दूंगा, यही वाला लिख दूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये क्या है, बिफोर टैक्स। तो 385 माइनस 123 कितना आ गया, 262, 1, 2, 3, और माइनस 30,000 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में, माइनस 30,000, 232, 1, 2, 3। तो ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर भी टोटल कर लेते हैं, 80,000 प्लस 30,000 माइनस 1,00,000, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1,50,000 माइनस हो गया। और यहाँ पर हम कर लेते हैं 2,50,000, 40,000, यहाँ आ जाएगा 1,40,000 रुपये। ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा ए। अब 232 प्लस ये प्लस 1 को 00, 1 + 1 = 00, और यहाँ पर अगर मैं 200 00 यहाँ पर आ जाएगा। 1 सेकेंड, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। चलो, अब हम ये लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में हम ये लिख देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास कितना आ जाएगा, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ओपनिंग मेरे पास कितना है, अगर मैंने जो आपको पेंडिंग रखवाया था ना क्वेश्चन के यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ओपनिंग कितना है मेरे पास, 2,05,000, 2,05,000। और क्लोजिंग मेरे पास कितना है, क्लोजिंग मेरे पास है 3,27,000। तो क्लोजिंग मेरे पास है 3,27,000। और मेरे पास यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाएगी, चाहे तो मैं इन तीनों को प्लस कर सकता हूँ या डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ। मैं तीनों को प्लस आपको करके बता दे रहा हूँ, 1,22,000, 1, 2, 3। किस किस को प्लस किया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, 2। तो ये क्या आ गया, 1, 2, 2, 1, 2, 3 मेरा यहाँ पर आंसर
आ गया है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। और इस तरीके से मैंने वर्किंग नोट की हेल्प से क्या बना ली, अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं, जिसमें आपको तीनों के तीनों मिलाने हैं और ये तीनों के तीनों बनाने हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बची वो तीनों बनाने हैं। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है, तो आपको एक एक चीज़ें करके देखनी पड़ेगी, सब पे टिक लगाना पड़ेगा, एक एक चीज़ें करके करना पड़ेगा, जब जाके आपका आंसर सही आएगा।